Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn. Let's start the video. So आज के इस सेशन में आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक पेपर है, हिंदी का पेपर है, स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है और ये प्रीलिम एग्जाम का पेपर है। आप डेट भी देख सकते हो अभी की है और मार्क्स है इसके 80 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ओके, सो हम आज के इस सेशन में सेक्शन ए को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम सेक्शन बी और सी और डी सबको एक एक करके बारी बारी सॉल्व करेंगे। सो सेशन शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करने से हम जब भी लाइव सेशन लेंगे या फिर ऑफलाइन वीडियोस रखेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगी और आप आसानी से उसको देख सकते हो। ओके, सो वीडियो नहीं छूटेगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जो घंटी का सिंबल होता है उसको क्लिक करना और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 3 मार्क्स का यहाँ पे प्रश्न है। नंबर 1 है इनमें से किसे मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। अगर आपने सही अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ा है, चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता है कि टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है कि उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था और बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बूढ़ी काकी के बेटे का नाम क्या था, तो तरुण याद रखना और उनके पति को मरे हुए बहुत दिन हो चुके थे, वक्त हो चुका था, तो यहाँ पे हम बी को सिलेक्ट करते हैं। वैसे उनका बेटा भी मर चुका था, उनके जो बेटे थे तरुण वो भी मर चुके थे, लेकिन यहाँ पे वक्त कहाँ पे दिखाया गया है, उनके पति को मरे बहुत वक्त हो चुका था, इसलिए हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, नंबर 2 है हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था। तो आपको पता है दंतुल के बाणों से घायल हुआ था, यहाँ पे आंसर दंतुल आता है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि कालिदास तो उसकी हेल्प कर रहे थे, उसको बचा रहे थे। मल्लिका कालिदास के साथ थी और अंबिका है वो मल्लिका की माता जी का नाम है, तो यह बचता है दंतुल, तो दंतुल सही आंसर है। देन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा अंश है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है मेरी माँ, बूढ़ी काकी, एल्बम और भीतरी समुद्री। तो आपको ये सारे चैप्टर्स के जो साहित्य प्रकार है वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे जो बूढ़ी काकी है वो कहानी है, एल्बम जो पाठ है वो एक क्या बोलते हैं उसको, ये भी एक कहानी ही है, सुदर्शन जी ने लिखी है। और जो भीतरी समृद्धि जो चैप्टर है वो एक निबंध है। तो यहाँ पे जो मेरी माँ कहानी है, सॉरी मेरी माँ जो है वो एक आत्मकथा अंश है। राम प्रसाद बिस्मिल की एक पूरी बुक है और उनकी आत्मकथा है, तो मेरी माँ यहाँ पे आंसर आता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन ए के सेकेंड पार्ट में जाते हैं जहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अधिकतम अंक लाने वाले छात्र को क्या दी जाती है, क्या मिलता है उसको, नौकरी मिल जाएगी या फिर शिष्यवृत्ति मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर आता है छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति या फिर स्कॉलरशिप आप कह सकते हो। देन है वास्तव में मेरी माताजी डैश है। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि वास्तव में मेरी माताजी तो एक देवी है। ओके, फिर है मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या आ जाता है, रुकावट आती है या तेज़ी आती है। तो यहाँ पे वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, मालती की आवाज़ सुनकर भागने लगता है, तो तेज़ी आ जाती है। ओके, फिर यहाँ पे है वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। ये भी 3 मार्क्स का प्रश्न है। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी है माँ का प्यार नहीं मिलेगा और ऑप्शन सी है अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था। तो आप अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, आत्मकथा पढ़ी है जो आपकी बुक में है, उसमें यहाँ पे उनको इस बात का दुख तो होता है कि उनको अपनी माँ की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। नंबर 2 है पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे, ऐसा क्या था जिस वजह से वो अपना ऋण उतार नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो अत्यंत गरीब थे। यस, ये बात सही है कि वो एक अत्यंत गरीब इंसान थे। नंबर 2 है रुपये देने की उनकी आदत नहीं थी। तो ये वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। और नंबर सी है पैसे देने जितनी रकम इकट्ठा नहीं हो रही थी। यानी ये वाला ऑप्शन सही आप कह सकते हो कि जब भी वो ट्राई करते थे उनको लगता था कि आज बहुत पैसे, मतलब इस मंथ मैंने इकट्ठा कर लिए है और मैं इस बार ऋण को चुका पाऊंगा, थोड़ा बहुत कर्ज उतर जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ घर में ऐसा होता था जिस वजह से वो रकम जो इकट्ठा होती थी वो खर्च हो जाती थी और वो जो पंडित सदानंद जी है उनको वह रकम दे नहीं पा रहे थे और उनका ऋण उतार नहीं पा रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और जाते हैं नंबर 9 पे।
चलिए, नंबर 9 है सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी, यानी वो कौन सी वाला एजुकेशन उन्होंने लिया था। कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई की थी उन्होंने, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल विज्ञान की पढ़ाई की थी, या फिर सी है सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आंसर आता है उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई की थी। ओके, देन है नंबर 10, बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो यहाँ पे उत्तर आता है, आप लिख सकते हो कि बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो, किसी को भी प्राण हानि न हो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। नंबर 11 है बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम पे लिख दी थी। तो यहाँ पे आंसर आता है जो बूढ़ी काकी होती है उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पे लिख दी थी। फिर यहाँ पे 2-3 वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। ओके, यहाँ पे बात हो रही है बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का जो चैप्टर है आपके पास मेरी माँ, उसमें उनको उनकी एकमात्र इच्छा थी। तो क्या थी उनकी इच्छा, कि वो उनको अपनी माँ की सेवा करने का मौका मिले। ओके, और यहाँ पे उनको यही मौका नहीं मिल रहा था और यही इच्छा उनकी पूरी हुई होती नहीं दिखाई दे रही थी। तो क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनको फांसी होने वाली थी और इस वजह से उनको पता था कि वो जेल से बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकलने वाले, और वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से उनको ऐसा लगता था कि जो उन्होंने अपनी माँ की चरणों में श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना था, उनकी इच्छा थी, पर उनकी ये इच्छा नहीं पूरी होने वाली थी। उनको फांसी होने की सज़ा हुई थी और वो जेल में थे, इस वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर नंबर 13 है घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। ये लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग में पूरा लिखना पड़ेगा कि हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास जी क्या क्या करते हैं। ओके, उन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि दंतुल के बाणों से हरिण शावक घायल होता है और उसी घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास जी उसको गोद में उठाकर मल्लिका के घर पर ले आते हैं। वहाँ पे उन्होंने तरह तरह की उसको सांत्वना दी और उसको ठीक करने के लिए उसको उसके ऊपर द्रुत का लेप लगाया, फिर उसको दूध पिलाया जिससे उसको राहत मिल सके। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मल्लिका के घर पर राजपुरुष जब आता है तो वो हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताता है और वो कहता है कि ये तो मेरा है, मेरे बारणों से घायल हुआ है, तो आप इसे मुझे दे दीजिए। तब कालिदास जी उसके साथ दलील करते हैं और उसको समझाते हैं कि इस क्षेत्र में शिकार करना बहुत बुरी बात है और आप यहाँ पे शिकार कर सकते नहीं हैं, और उसको देने से मना कर देते हैं कालिदास जी। और यहाँ पे उसको बचाने के लिए कालिदास जी ये सब चीज़ें करते हैं। अंत में वो उसकी परवाह भी नहीं करते राजपुरुष की और उसको लेकर, हरिण शावक को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो वहाँ पे। फिर नंबर 13 है पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। तो यहाँ पे हमने अभी बात की थी कि पंडित शादीराम के दिल पर एक बोझ था। उनको जो पैसे चुकाने थे, उसी पैसे को चुकाने का उनके सर पर जो बोझ था, उस वजह से उस ऋण को नहीं उतार पा रहे थे और इसी वजह से उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। आप ये भी लिख सकते हो कि वो और तरह तरह की चीज़ें करते थे और उनको रुपए अदा करने थे और उसकी कोशिश में लगे रहते थे। सदानंद जी के जो रकम थी वो सदानंद जी उसकी परवाह नहीं करते थे, पर शादीराम को ऐसा था कि उनको वो चुकाना ही होगा और शादीराम रुपये देने की कोशिश कर रहे थे। ओके, लेकिन उनसे उतनी रकम इकट्ठा नहीं हो पा रही थी। ओके, उन्होंने इसके लिए कभी कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं था। और सदानंद जी कभी रुपये के लिए कभी भी इंक्वायरी नहीं करते थे या फिर वो पूछने के लिए भी नहीं आते थे। फिर भी शादीराम सोचते रहते थे कि वे कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको उनके पैसे ना दूँ और मैं निश्चित हो जाऊँ। तो पैसे का जो बोझ था उनके ऊपर, उसी बोझ के तले वो दबे हुए थे और उसी वजह से उनके मन को शांति मिल रही नहीं थी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे।
निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ओके, आशय स्पष्ट करना है यहाँ पे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, तो यहाँ पे ये जो आशय स्पष्ट है उसका वीडियो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी, ये भी वाला ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने सेक्शन ए पूरा कर लिया है। आई होप कि वीडियो पूरा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप क्लिक करना, लाइक बटन को प्रेस कर देना, दूसरों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा अपने मित्रों के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पढ़ सके। और हमारा यही इंटेंशन है कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए और आप अच्छे स्कोर लाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए विभाग बी के साथ और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय।